दोस्तों बहुत ही शानदार भर्ती निकलकर आ चुकी है यूपीएससी के द्वारा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप जो है सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म जो पुलिस फोर्स होता है, जिस तरह से बीएसएफ, सीएसएफ, एसएसबी, इसमें आप जो है डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं। सैलरी के मामले में और जॉब प्रोफाइल के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त भर्ती ये मानी जाती है ग्रेजुएशन पास के लिए। ग्रेजुएशन आप किसी भी विषय से कितना हो भी परसेंट के साथ पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहते हैं। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो ये भर्ती आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो इस भर्ती के लिए जरूर फॉर्म भरिएगा। हम इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और डिस्कशन करेंगे। जो भी नोटिफिकेशन में जानकारी दिया है ना, हम सभी चीज़ों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिए हैं। जैसे कि आपका एज लिमिट, किसको छूट मिलेगा एज में, हाइट, रनिंग, दौड़, ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस को भी हम समझाएंगे और किस बेस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, इंटरव्यू कितना मार्क्स का होगा, पेपर 1 कितना होगा, पेपर 2 कितना होगा, सभी चीज़ों का जो है संपूर्ण विश्लेषण इस भर्ती के बारे में इस वीडियो में आपको होने वाला है। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिए। शानदार मौका इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए। आवेदन की बात करें फ्रेंड्स तो आज से आवेदन स्टार्ट हो चुका है। 14 मई तक आप जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में ही कंडक्ट करे जाएंगे। तो अभी से आपको तैयारी में लग जाना है जोर शोर से। फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी जो वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के मैंने बता दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या चैनल पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का सबसे पहले जानकारी दिया गया है। तो ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म को भरना है। यूपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप फॉर्म को भरेंगे। पहले आपको ओटीआर करना होगा। अगर आप पहले से ओटीआर किए हुए हैं तो आपको ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जो है मॉडिफिकेशन भी करने का मौका मिलता है आपको। जो लास्ट डेट खत्म होगा ना, उसके अगले दिन से आपको मॉडिफाई करने का भी ऑप्शन मिलता है। 15 मई से 21 मई तक आप जो है कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं, ओटीआर प्रोफाइल को छोड़ के, यानी वो ओटीआर प्रोफाइल में जो भी आपने जानकारी दिया है उसको छोड़ के बाकी सब आप मॉडिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले आपके पास जो है ना कोई एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड। ये आपको अपलोड भी करना है। 300 KB से कम में आपका जो है ये फाइल होना चाहिए, आप इजीली अपलोड कर पाएंगे। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का है वो है 14 मई शाम को 6 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है पेनल्टी भी आपका है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होने वाला है, रिटन एग्जाम में जो भी आपका सिलेबस रहेगा उसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है और ओएमआर के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता, इसका ओएमआर होता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है और प्लस ऑब्जेक्टिव, दोनों एक ही दिन एक ही साथ होता है। डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर 2 हो जाता है और ओएमआर जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो पेपर 1 हो जाता है। तो 2 पेपर एक ही दिन आपको होते हैं। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कब एग्जाम होने वाला है और कितने शिफ्ट में एग्जाम होंगे। ओएमआर सीट आपको मिलेगा, गोला करना होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि अगर आपको कोई भी फॉर्म भरने में समस्या हो रही है तो आप इनके हेल्प डेस्क पे, या कोई भी प्रकार की समस्या है तो आप इनके वर्किंग आवर 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इन्होंने जो है ये फैसिलिटी दिया हुआ है। बात करते हैं फोटोग्राफ। इस बार जो फोटोग्राफ का गाइडलाइंस है वो बहुत ही अलग है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग गलती करेंगे ना तो फिर आपको फोटो बदलने का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आगे चल के दिक्कत हो जाए, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या सिलेक्शन में आपको कमी हो जाए, समझ रहे ना। तो देखिए 10 दिन ओल्ड फोटो आपको मांगा गया है, मतलब जो है बिल्कुल लेटेस्ट हाल ही का जो है फोटोग्राफ आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे फोटोग्राफ जो आपका होने वाला है उसका गाइडलाइंस कुछ अलग है। यहाँ लिखा हुआ नेम ऑफ द कैंडिडेट्स और डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन। मतलब क्या ये आपका फोटोग्राफ है, मान लीजिए इसके नीचे यहाँ से आपका फोटोग्राफ होगा, इसके नीचे आपका नाम लिखा होना चाहिए, कब आपने फोटो खिंचवाया हुआ है ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए, वही वाला फोटो वैलिड होगा। और जो भी यहाँ पे डेट लिखे है ना वो 10 दिन से ज़्यादा का ओल्ड नहीं होना चाहिए और लास्ट डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी जो आपका फोटोग्राफ है, आज से आवेदन स्टार्ट है ना, तो इससे 10 दिन पुराना वाला ही फोटोग्राफ आपको जो है अपलोड करना है। जैसे कि आज है मान लीजिए आपका जो है 24 तारीख, ठीक है ना, 24 तारीख है, तो इससे 10 दिन पहले यानी 14 अप्रैल से बाद का फोटो नहीं होना चाहिए। इसके मतलब इसके पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए, 14 अप्रैल के बाद का। तो ये ध्यान देना है और फोटो बिल्कुल साफ सुथरा सही वाला ही आपको लगाना है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि कहाँ कितनी वैकेंसी है। देखिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में वैकेंसी, इसको सीएपीएफ बोलते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत बीएसएफ आ जाता है, सीआरपीएफ आता है, सीएसएफ आता है, आईटीबीपी आएगा और एसएसबी भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप जो है इसमें जो है असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। ये आपका पद का नाम है, असिस्टेंट कमांडेंट।
तो ये आप देखेंगे बीएसएफ में 186, सीआरपीएफ में 120 और सीएसएफ में 100, आईटीबी में 58 और एसएसबी में 42 पद है। इस तरह से देखेंगे तो पूरे इस जो है सीएपीएफ में 506 पदों पे भर्ती है और ये आप ऑफिसर कहलाते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट कहलाएंगे, ऑफिसर आप बोलेंगे। तो आपका ये जो है पद रहने वाला है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन मिलेगा। तो ऑल इंडिया आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। 47 जगहों पे एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। आपको हर जगह दिल्ली मिलेगा, कटक, चेन्नई, भोपाल, इस बहन आपको बिहार में पटना भी देखने को मिलेगा, लखनऊ है। तो हर जगह आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। फॉर्म भरते समय ही आपसे पूछा जाएगा कि आप एग्जाम सेंटर क्या देना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो एग्जाम सेंटर को दे सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी बताया गया। तो नेशनलिटी आपको बताया गया इंडियन होने चाहिए। बोथ मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वजह से एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स की उम्र सीमा रखी गई है। 1 अगस्त 2024 को आपको एज गणना करना है। इस डेट पे आपका 20 से कम नहीं होना चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ डेट ऑफ बर्थ का भी रेंज दिया हुआ है। 2 अगस्त 1999 से लेकर आपका जो 1 अगस्त 2004 के बीच, इस दिन आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसके बीच है तो फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा अपर एज में छूट मिलता है। यानी अगर कोई बंदा SC ST से आता है तो उनको 5 साल का छूट मिल जाएगा। उनका उम्र काउंट हो जाएगा 20 से लेकर 5 साल जोड़ेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। यानी जो कैंडिडेट्स SC ST से आते हैं उनको जो है यहाँ पे उम्र जो है 20 से 30 वर्ष होगा और इसी दिन को उनको काउंट करना है 1 अगस्त 2024 को। इसके बीच आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसके बाद से अगर कोई OBC से आता है, अदर बैकवर्ड क्लास, तो उनका उम्र जो है 3 साल का छूट मिलता है। तो उनका उम्र हो जाएगा 20 से लेकर 28 अपर एज में उनको छूट मिल रहा है इसलिए OBC कैंडिडेट्स को। तो ये आपको छूट मिलता है। अगर कोई बंदा जो है सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है या एक्स सर्विस मैन वगैरह है तो एक्स सर्विस मैन को यहाँ पे जो है अलग से 5 साल का जो छूट यहाँ पे लिमिटेशन मिल जाता है। तो ये सारे आप फैसिलिटी को देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज अपर एज में छूट आपको देखने को मिलता है। उम्र की गणना जो भी करना है 1 अगस्त 2024 को ही करना है। यहाँ पे ये विशेष ध्यान देना, यहाँ पे देखिए एज ऑन लिखा हुआ है, ऑन 1 अगस्त 2024। तो ये आप उम्र सीमा समझ गए। बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप बैचलर डिग्री पास होने चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है। तो आप बस पास होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, जो रिटन एग्जाम होगा ना, वो सबसे जो है तगड़ा होता है। तो अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिजिकल बहुत ही 9 के बराबर है। हम आपको डिस्कस करेंगे फिजिकल क्या होगा। अगर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन बीटेक वगैरह किया हुआ है वो भी एलिजिबल रहेगा। टेक्निकल डिग्री कोई कर रखा है वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड हम आगे डिस्कस करेंगे, हाइट के बारे में और बाकी जानकारी के बारे में। फॉर्म फी की बात करें तो देखिए SC ST को यहाँ पे जो है और फीमेल भले किसी भी कैटेगरी से आती हो, 1 भी रुपया एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगता है। अगर कोई बंदा जनरल से आता है और OBC से आता है तो उनको जो है 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना होता है। SC ST फीमेल भले वो किसी कैटेगरी से हो, जनरल हो, OBC हो, फीमेल है, उनको 1 भी रुपया नहीं लगेगा। और जनरल OBC को 200 रुपये मेल कैंडिडेट्स को सिर्फ लगते हैं। आप फ़ी भी यहाँ पे जमा करेंगे ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरते समय। फॉर्म भरने वाला वीडियो आप देख लीजिएगा ना तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि फ़ी आपको नहीं लगने वाला है SC ST और फीमेल को। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे और जानकारी को देखते हैं। लास्ट डेट यहाँ दिया हुआ है 14 मई शाम 6 बजे तक। और नीचे हम आते हैं, क्या जानकारी दिया देखिए, इसको समझते हैं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो रिटन एग्जाम के बेस पे, इंटरव्यू के बेसिस पे और फिजिकल जो होगा वो उसके बेस पे होने वाला है। और देखिए यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका रिटन एग्जाम रहेगा और इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC आपका एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। 4 अगस्त 2024 को एग्जाम पहले से ही फिक्स कर दिया गया है। अगर इसमें बदलाव होगा भी ना तो 2-3 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी एग्जाम फिक्स किया हुआ है 4 अगस्त 2024 को। तो उसी दिन आपका एग्जाम होना तय है, इतना आप मान के चलिए। UPSC जल्दी से जो है एग्जाम डेट को चेंज नहीं करता है। रेयर केस में कोई ना कोई दिक्कत होती है तो चेंज हो सकता है। इसमें आपको 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन दोनों पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या होगा आपका सुबह 10 से 12 बजे तक, पेपर 2 में जो है 2 से 5 बजे तक होगा। अब देखिए पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में आपको समझाते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या होते हैं। देखिए पेपर 1 की बात करें तो इसमें आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं 250 मार्क्स के। इसमें आप देखेंगे तो आगे सिलेबस भी दिया हुआ है।
जिसमें जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंसी से रिलेटेड आपको जो है 250 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों मीडियम में आपके जो है ये क्वेश्चन रहते हैं। पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपका जनरल स्टडीज़, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन 200 मार्क्स के रहते हैं, दोनों एक ही दिन आपको एग्जाम देना है। अब देखिए एसे की बात करें तो आपका मीडियम ऑफ एसे यहाँ पे होता है, आप हिंदी में एसे लिखेंगे कि इंग्लिश में लिखेंगे, ये जब आप फॉर्म भरेंगे ना उसी समय आपसे पूछा जाएगा। जो पेपर 2 में एसे वाला जो कंपोनेंट है उसमें आप कौन से लैंग्वेज में एसे देंगे वो आपको फॉर्म भरते समय बताना होगा। तो जो आप देंगे उसी में आप लिखिएगा। मान लीजिए आपने इंग्लिश में भर दिया फॉर्म भरते समय कि हम इंग्लिश में ऐसे देंगे, तो आप इंग्लिश में ही ऐसे लिखिएगा। हिंदी में आप बता दिए कि हिंदी में हम देंगे ऐसे, तो आपको हिंदी में ही लिखना होगा ऐसे। अब यहाँ पे बात आती है फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप पढ़ेंगे, नोट में यहाँ लिखा हुआ है पेपर 1 विल बी इक्विवेलेंटेड फर्स्ट एंड इक्विवेलेंट टू पेपर 2। मतलब क्या कि मान लीजिए आप पेपर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपका पेपर 2 जो है ना जांच ही नहीं किया जाएगा। तो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, देख रहे हैं ना, यहाँ लिखा हुआ है इक्विवेलेंटेड है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, तो आपको अच्छा स्कोर करना होगा दोनों को में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, क्योंकि दोनों के बेस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ये जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो हम यहाँ पे बताते हैं इसका क्या होने वाला है। देखिए इसमें आपका जो होने वाला है वो होने वाला है, मेल के लिए अलग है दिया है, फीमेल के लिए अलग दिया है। तो ध्यान दीजिए, समझिए। रिटन एग्जाम जिसे आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद से आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। जिनका भी क्वालिफाई हो जाएंगे रिटन एग्जाम से देखिए लिखा हुआ है, तो वो जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जाएंगे, उसको से मेडिकल स्टैंडर्ड होगा उनका। तो फिजिकल में देखेंगे तो मेल को 100 मीटर का रेस करना है 16 सेकेंड में और फीमेल को 18 सेकेंड में। 800 मीटर 2 रेस होती है, एक 100 मीटर की एक 800 मीटर की। तो 800 मीटर की रेस करनी होती है 3 मिनट 45 सेकेंड में मेल को, फीमेल को 4 मिनट 45 सेकेंड। लॉन्ग जंप करना होता है, मेल को 3.5 मीटर्स 3 चांस मिलते हैं और फीमेल को 3 मीटर 3 चांस मिलेंगे। सुटअप्स करने होते हैं इतना केजी का, एक गोला होगा उसको आपको फेंकना होता है, मेल को फेंकना है 4.5 मीटर और फीमेल को ये नहीं होता है। तो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीटी आपका होने वाला है। हम आगे डिस्कस करेंगे हाइट के बारे में, अभी आप टेंशन ना लीजिए। जब आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता है 150 मार्क्स के। अब पर्सनालिटी इंटरव्यू टेस्ट में यहाँ पे आपको होने के बाद से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स बाय द कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। यानी इंटरव्यू में जो आपने स्कोर किया हुआ है और जो आपने रिटन एग्जाम पेपर 1 पेपर 2 में स्कोर किया हुआ है, उन दोनों के बेसिस पे मिला के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा और आप सिलेक्ट होंगे। अब यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है कि पेपर 1 का सिलेबस क्या रहेगा। तो पेपर 1 में देखेंगे जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंसी जैसे क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स वगैरह, इंटरनेशनल इंपोर्टेंस यहाँ पे, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऑफ इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी, ये आपके जो है पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बेहतरीन तैयारी करेंगे। पेपर 2 की बात करें तो जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो एसे पेपर 1 में देखेंगे एसे आपका रहेगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 80 मार्क्स का, और इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी 2 को कर दिया गया। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, प्रीसेस राइटिंग, अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स जैसे क्वेश्चन आपको मुझे 120 मार्क्स का। तो 80 का सिर्फ ऐसे है और 120 में कंप्रिहेंशन और प्रीसेस राइटिंग वगैरह होता है, जिसको 200 मार्क्स यहाँ पे आपके ये हो जाते हैं। तो ये इस तरह से आपका जो है पेपर 2 होने वाला है। अब हम बात करें इसमें हाइट की और आपकी जो है चेस्ट की, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, ये देखिए आपका दिया भी है कि किस प्रकार से आपको गोला वगैरह करना है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस का कुछ सैंपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप जरूर चेक करेंगे। और नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको जो है दिया हुआ हाइट क्या होनी चाहिए। तो अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, महिला है तो 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन फुलाना आना चाहिए। फीमेल के लिए ये मेजरमेंट नहीं होता है। वजन की बात करें तो मेल के लिए 50 kg मिनिमम आपका वजन होना चाहिए, फीमेल के लिए कम से कम 46 kg आपका जो है वजन होना चाहिए। आँख की स्टैंडर्ड की बात करें, मेडिकल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बेटर आई 6/6 का आपका यहाँ पे रखा गया है। वर्ड्स आई 6/12 यहाँ पे वर्ड्स हो जाएगा, फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे मेडिकल में। तो आपका आई भी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए आपके बॉडी में, ये सब भी जानकारी दिया हुआ है। हाइट और आपका जो है एज के अकॉर्डिंग आपका वजन क्या होना चाहिए यहाँ पे आपको देखिए दिया हुआ है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे और अपने फिजिकल पे ध्यान देंगे।
अगर आपकी हाइट 156 सेंटीमीटर है और आपका उम्र जो है 18 से 22 के बीच है, तो आपका जो यहाँ पे वजन होना चाहिए वो जो है 44 से लेकर 54 kg के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे आप स्लैब को ध्यान में रखते हुए अपना बॉडी को फिट करेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे। फीमेल के लिए अलग से दिया हुआ है, अगर आपका हाइट 150 सेंटीमीटर है तो आपका वजन जो है 36.5 से लेकर 44.5 kg आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, ये चीज़ें आप निकाल सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग फिजिकल पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स भर्ती की संपूर्ण जानकारी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा फ्रेंड्स। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और फॉर्म फिलअप का वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसको मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, उन सभी दोस्तों को भी जरूर इस भर्ती के बारे में बता दीजिएगा।